नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस का सूरज पूरब से भी नहीं उगा और गुरुवार सुबह ईवीएम खुलते ही सब साफ हो गया कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं। नागालैंड में कांग्रेस 0 थी, 0 ही रही। त्रिपुरा में 0 से 3 पर आ गई, मेघालय में 21 से 5 पर आ गिरी। वहीं मोदी वाली बीजेपी त्रिपुरा में बहुमत के बूते तो बाकी दोनों राज्यों में गठबंधन से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस का यह हाल 2014 के बाद से बना हुआ है। गिने चुने राज्यों को छोड़ दें तो देश की यह ग्रैंड ओल्ड पार्टी तेजी से सिमट रही है। देश में अभी कुल 4033 विधायक हैं। इनमें कांग्रेस के 658 बचे हैं। पिछले 8 सालों में कांग्रेस विधायकों की संख्या 24% से घटकर 16% ही रह गई है। 5 राज्यों में तो पार्टी का कोई विधायक ही नहीं बचा। वहीं 9 राज्यों में 10 से कम विधायक हैं। 1951 में तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में सरकार बनाने वाली कांग्रेस अब सिर्फ 3 राज्यों में सीएम बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से ठीक पहले बीजेपी के 947 विधायक थे। कुल विधायकों की हिस्सेदारी 23% थी, लेकिन नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय चुनाव के बाद कुल 4033 विधायकों में से बीजेपी के अब 1421 विधायक हैं। यानी अब कुल विधायकों में बीजेपी विधायकों की हिस्सेदारी 35% हो गई। मोदी के पीएम बनने से ठीक पहले और पीएम मोदी के कार्यकाल के बाद आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस की स्थिति आखिर क्या से क्या हो गई। और इसकी जिम्मेदारी खुद कांग्रेस पर, क्योंकि मजबूत रणनीति का अभाव, बयान खुद को घेरने वाले और सत्ता पर हमला बेहद कमजोर और बिखरा हुआ, ये तमाम बातें जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सिमटने पर मजबूर कर रही हैं। और शायद इसी कारण से लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। और यही चुनौती कांग्रेस के लिए अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारी पड़ रही है। और आने वाला दौर कांग्रेस के लिए उस अग्नि परीक्षा का है जिसमें से उसे बच के निकलना है, क्योंकि चुनावी तेवर बीजेपी के आक्रामक और धारदार। ऐसे में कांग्रेस के तेवर बिखरे हुए और अपरिपक्व। और ये सच बेहतरीन तरीके से अगर कोई समझा है तो वो है जनता, जो चुनाव परिणामों के दौरान कहीं ना कहीं सभी दलों को आईना दिखाने का काम करती है। और इसी आईने में कांग्रेस कमोबेश ही नजर आ रही है, तो चिंतन इस बात पर कि आखिर क्यों देश का इतना बड़ा दल, सत्ता की एक परिपक्व पार्टी और 138 सालों का इतिहास समेटे कांग्रेस आखिर उस मोर्चे पर खड़ी है जहां पर उसकी तलवारें सामने बीजेपी को घायल करने से ज्यादा खुद को घायल कर रही है। और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होता नजर आता है।
तो क्या वाकई में कांग्रेस के लिए जैसे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कांग्रेस दूरबीन से भी नजर नहीं आएगी, तो क्या इसके लिए महज बीजेपी जिम्मेदार है या खुद कांग्रेस? ये चिंतन कांग्रेस को ज़्यादा करना होगा। वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की ऐसी उपलब्धि रही है जिसने कांग्रेस को संजीवनी देने का काम करना था, लेकिन बमुश्किल ही वो संजीवनी देने का काम कर सकी। बहरहाल कांग्रेस के आंकड़ों में एक जिसे कहेंगे कीर्तिमान स्थापित जरूर हो गया, लेकिन फायदा उसका जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो शायद ही आपको नजर आएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ हैं। आनंद संवारिया बीजेपी से, भरत सिंह कांग्रेस से, राकेश सिंह परमार राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले राकेश सिंह जी, आप तीनों का स्वागत। हम आपके पास आएंगे। राकेश सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। क्या लगता है कि वर्तमान में जो कांग्रेस है, अभी आप 2 या 3 दिन का भी उदाहरण उठा के देख लेंगे तो जो हमला है वो अपरिपक्व, बिखरा हुआ और दिशा विहीन है, लगता नहीं है आपको? और शायद इसका कारण है कि इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होता नजर आता है। त्रिशूल जी, आपको प्रणाम और आपके तीनों बलिष्ठों के साथ आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करते हुए बात कहना चाहूंगा। एक व्हाट्सएप में हंसी के लिए लगाया जाता है कि राहुल गांधी सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं। ये मैं सीरियस होकर के कह रहा हूं कि शायद सही में श्रीमान राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं। देखिए, अभी हाल ही में कल लंदन में राहुल जी अपने ट्रिम करवा करके सूट बूट में एक विदेशी चैनल यूनिवर्सिटी में बयान दे रहे थे। घोर विरोधी चीन को उन्होंने बढ़िया घोषित कर दिया और बोला कि वो कई मुद्दों पर संघर्षरत रहे और वो ठीक है, उसके कार्य प्रणाली ठीक है। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर जो आईएएस ऑफिसर भी थे, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे, मतलब उनको कोई हल्के दर्जे का नाम माना जाए, भारत पर शासित सेवा का अधिकारी है, वो पाकिस्तान में आईएसआई से कह रहे हैं कि भाई मोदी से मैं तो नहीं लड़ पा रहा हूं, आप हमारा मदद करिए। पवन खेड़ा एक बहुत समझदार आदमी, मैं निजी तौर पर उनको जानता हूं, हल्के बातों का प्रयोग नहीं करते। पहली बार उन्होंने हल्का बोला था जब राज्यसभा में उनका नाम नहीं आया था, तो बोला कि शायद मेरी तपस्या कम रह गई होगी, वो भी बड़ा गंभीर बात था। उसे प्रधानमंत्री के पिताजी का नाम कोई मतलब अपमानित तरीके से लेकर के आप मुद्दा देंगे तो आपको पता है सामने बैट्समैन कौन है। सामने एक राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चाहे नगर निगम का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेता उसमें सहभागिता करता है तन मन और पूरी समर्पण से। आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, जब आपकी इच्छा होगी आप राजनीति में आ जाएंगे और जब आपकी इच्छा होगी आप विदेश दौरे पर चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में और किसी और को आपने कुछ करने की इजाजत ही नहीं दी। ये मैं बड़ा जुम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपने इजाजत नहीं दी। अगर कोई बड़ा नेता कांग्रेस का कुछ करने लगे तो उस पर नजरें आ जाएंगी कि भाई ये क्या बात है, बड़ा फन्ने का बन रहा है भैया कुछ। मतलब आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का ग्राम मतलब तालुका मेंबर से लेकर के अध्यक्ष तक मुद्दे पर बयानबाजी करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, बात रखते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस का मुंह ताक रहा होता है कि भाई राहुल जी इस विषय पर क्या सोचेंगे। तो इस तरह की स्थिति से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, तब जबकि आपके सामने एक ऐसा योद्धा है जो हर अस्त्र शस्त्र से लैस है, आपके हर चीज का काट उसके बाद पहले से है। उसके बावजूद अगर आप हल्की गेंदों का प्रयोग करेंगे तो बाउंड्री के बाहर जाएंगे, राजनीति से बाढ़ हो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि जो आपकी राजनीति है वो देशवासियों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। अध्यक्ष बदलने से नहीं होता, कार्य प्रणाली बदलिए।
अध्यक्ष चाहे मैं बन जाऊं, आप बन जाइए, हमारे भरत जी बन जाए, अगर आप कार्य प्रणाली नहीं बदलेंगे तब तक आपका राजनीति में कुछ होने वाला नहीं है। आप इंतजार में है कि मोदी गलती करे और मैं सत्ता में आऊं। जिस तरह से टेस्ट मैच में कहा जाता है कि बैट्समैन की गलती हो और स्टंप कच आउट हो तो मेरी बैटिंग आए, वही स्थिति आज के तारीख में कांग्रेस। ठीक है भरत सिंह जी, देखिए एक जगह राहुल गांधी ये कहते हैं, वो अन्य देश की धरती है, वहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं कि चीन प्रकृति के करीब है, चीन अच्छे से बेहतर कर रहा है, तमाम बातें होती हैं। दूसरा परिदृश्य मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा दृश्य भारत का। G20 मंचों के ऊपर, G20 मंच पर तमाम देशों के दुनिया के प्रतिनिधि, विदेश मंत्री मौजूद हैं और वहाँ से एक कड़ा संदेश निकल कर जाता है कि चीन जो वर्तमान में कर रहा है वो गलत कर रहा है और चीन को दुनिया के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना से लेकर तमाम मामलों में, चाहे वो समुद्र का मामला हो, चाहे वियतनाम का मामला हो, चाहे तमाम मामले ऐसे, ताइवान का मामला हो, चीन पूरी दुनिया की आलोचनाओं का शिकार है। तो क्या लगता है आपको कि जब पूरी दुनिया जिसकी मुखालफत कर रही है, आप उसका झंडा बुलंद कर रहे हैं, भारत उसके सामने खड़ा है मजबूती से, आप भारत के झंडे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जवाब दे सकते हैं कुछ भी, लेकिन एक एजेंडा तय करना होगा कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, झंडा चीन का लेके कौन खड़ा है ये पूरा देश देख रहा है। चीन से डरता कौन है ये पूरा देश देख रहा है। एक कमजोर देश को डराना तो सब लोग डरा लेंगे, कमजोर व्यक्ति को तो सब लोग डरा लेते हैं। चंद्रशेखर जी, जरा मजबूत को भी तो डरा के दिखाइए। आप उसके साथ झूला झूले तो ठीक है, आप उनको न्योता दे तो ठीक है, आप उनके साथ जो है बिजनेस करें वो ठीक है, लेकिन राहुल जी ने क्या बोला उस पे आपका ध्यान रहता है, आप क्या कर रहे हैं उस पे ध्यान नहीं रहता है। आप जाके विदेश, राकेश जी मैं आऊंगा, एक बार सुन लीजिए सब एक बार। हाँ, जब आप जाके देश के प्रधानमंत्री विदेश की धरती पे ये कहते हैं कि 2014 के पहले तो सब अपमानित महसूस कर रहे थे देश के लोग, भारत देश के जो है व्यक्ति, तो क्या वो सही था? क्या वो वक्तव्य सही था कि 2014 के पहले जो जाता था वो अपमानित महसूस करता था अपने आप को? तो उस पे तो कोई सवाल नहीं उठता है, उस पे तो कोई राकेश जी बात नहीं करेंगे ना बोलेंगे, लेकिन राहुल जी ने क्या बोला ना उस पे सवाल जरूर होगा, उस पे जरूर बात किया जाएगा। तो दो तरह से दो मापदंड तो नहीं चलेगा ना। सवाल अगर राहुल जी ने कहा है तो मोदी जी भी तो बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं। हाँ ठीक है, लेकिन उनको नुकसान नहीं हो रहा है भाई, नुकसान आपको हो रहा है, नुकसान में आप हैं इस समय। नहीं, मैं ये नुकसान, चर्चा आपके नुकसान की हो रही है, चर्चा कैम्ब्रिज में बयान की नहीं हो रही है, चर्चा हम कर रहे हैं 2014 में कांग्रेस के पास कितने विधायक थे, कितना वजूद था, यही हम चर्चा कर रहे हैं। कैम्ब्रिज में क्या बोला, भारत को क्या फर्क पड़ा, ये उदाहरण है, सब संदर्भ है, तथ्य है। चर्चा इस बात पे हो रही जिसपे थी, देखिए चर्चा अब आई इस बात पे कि हमारी सीटें कितनी है और कितनी कम हो रही थी। शुरुआत चर्चा की हुई है कि राहुल जी ने ये कहा, गलत कहा, तो नरेंद्र मोदी ने कहा तो कौन सा सही कहा था। दूसरी चीज, उनको नुकसान नहीं हो रहा है ना, सीटें कम हो रही हैं। अब हमारी सीटें कम, देखिए फायदा नुकसान का हम कांग्रेस पार्टी नहीं सोचते, हम इसी नुकसान फायदे की चर्चा कर रहे हैं अभी। नहीं, हम इस पे नहीं सोचते हैं, नहीं इस पे विचार करते, कम ज्यादा। लेकिन हम इस डिबेट में यही चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान कितना हो रहा है, बीजेपी को फायदा कितना हो रहा है। मैं पूरे देश के फायदे की बात करूंगा, मैं कांग्रेस के सीटों की बात नहीं करूंगा, मैं बीजेपी की सीटों की बात नहीं करूंगा। हाँ, जो हमें नुकसान चंद्रशेखर जी होना था, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी ये कहती है कि हमें बहुत सीटों का फायदा हुआ है, विश्लेषक महोदय ये बैठ के कहें कि हमें बहुत, भाजपा को बहुत सीटों का फायदा हुआ, कितना 3 राज्यों में सीटें भाजपा की आई है बताइए ना। जहां पे उनकी सरकार थी 32 सीट, पहले जो है 5-6 सीट वहां पे कम हो गई, भाजपा की 6 सीट कम हुई है ना। वहां पे जो है हमारी, हम देखिए
हमेशा से चंद्रशेखर जी केंद्र में जिसकी सरकार होती है, ज्यादा करके जितने, चाहे वो आप नागालैंड का ले लीजिए, चाहे वो आसाम ले लीजिए, चाहे वो मिजोरम का ले लीजिए, ये जितने भी पूर्वोत्तर राज्य है ना, वो ज्यादा करके जो है वो केंद्र चलिए मैं में आपसे जो भी जवाब सरकार लूंगा, होती है, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भरत सिंह जी। जी नहीं, मैं यही कह रहा था, देखिए हमेशा से ये हम भी बहुत साल सरकार में रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य जो होते हैं जितने भी, जब जो केंद्र की सरकार रहती है, ज्यादा करके उनके साथ ही जाना उनको फायदेमंद लगता है, और ये वो ट्रेंड चले आ रहा है उसी तरह से। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है भाजपा के साथ जा रहे हैं, तो भाजपा का लहर और भाजपा की सीटों को तब मैं मानता था कि जब जो है अपने दम पे सब जगह सरकार बना लेते, तो मुझे लगता था कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की लहर है। अब वहां पे लहर नहीं दिख रही है। अब वहां पे कहीं पे 2 सीट आई है इनकी, कहीं पे 5 सीट आई है। तो 2 और 5 सीट लेके किसी को सपोर्ट देके बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के अब चले जाए और कहे कि नहीं हमारी सरकार है। देखिए अभी जो है 29 राज्यों में से 25 राज्यों में, 24 राज्यों में हमारी सरकार है। तो एक एक सीट पे जब आप सरकार बना के ये कहोगे कि हमारी सरकार है, तब ये कहीं ना कहीं वो सामने वाले को लगता है कि 27-28 सीट लेके हम क्या है भाई, वो स्थिति है। अब आप रही बात कि देखिए यही महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, 28-30 सालों से जो है भाजपा का गढ़, आरएसएस का गढ़, और वहां पे कांग्रेस पार्टी जीतती है। आप देखिए ममता बनर्जी, वहां पे कोलकाता में ममता बनर्जी, वहां पे हमने सीट जीता। उसके बाद में एक जो है और एक सीट हमने जीता। तो 3 सीट तो हमने यहाँ पे जीती है, और 634 अभी भी विधायक हमारे पूरे देश में है। सबसे विपक्ष बड़ी पार्टी तो आज हम है, ऐसा है नहीं कि नहीं है। लेकिन ठीक है, इस पे बहुत सोच विचार करना है। आपका भी बात सही है कि भाई आपकी सीटें कम हो रही है, एकदम कम हो रही है, और इस पे हमें जरूर विचार करना पड़ेगा, और किस तरह से सीटें जीती जाए, जनता का मन जीता जाए, और किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, इस पे जरूर विचार करके और आगे काम किया जाएगा। 2024 का चुनाव आ रहा है और देश ये देख रही है, देश की जनता देख रही है। इसी वजह से मुझे लगता है कि जहां जहां विधानसभा का बाई इलेक्शन चुनाव हुआ है, भाजपा के गढ़ में भाजपा मात खा रही है, इसे उसको भी विचार करना पड़ेगा। आनंद जी, क्या लगता है कि ये सबसे बड़ा फायदा आपको यही है कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो खड़ी थी आपके सामने समग्र देश में, वो वहाँ पे कमज़ोर हुई है, और शायद ये फायदा आपको हो रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? चंद्रशेखर जी, देखिए मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी से सुन रहा था कि हमें सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम कोई भी एमएलए 5 स्टेट में ना हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये पार्लियामेंट में इतनी सीट भी ना ले पाए कि एलओपी भी बन पाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अध्यक्ष जी खड़गे साहब अपने अधिवेशन में कह रहे थे कि हमारी रोते रोते हम बैठ तो नहीं सकते ना, हमें खड़े तो होना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी, पूरे भारतवर्ष में 4033 एमएलए हैं, और उसमें से सिर्फ 658 कांग्रेस के हैं। 2014 में जब मोदी जी 600 के ऊपर है, जरा पता लगा लीजिएगा, उन एनडीए सरकार बनाई तो करीबन 24% एमएलए कांग्रेस के थे। इनके कार्यकलापों के द्वारा, इनके बिहेवियर के द्वारा धीरे धीरे करके आज इनके एमएलए 16% रह गए हैं, और 5 स्टेट्स में एक भी एमएलए नहीं है इनका। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कल हमारे माननीय उड्डयन मंत्री जी ने बताया कि जब तक मध्य प्रदेश में इलेक्शन आएगा, लगता है कांग्रेस का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये भारतवर्ष के मतदाता कर रहे हैं। नहीं, भारतवर्ष के यहाँ आप गलत हैं। ये काम खुद कांग्रेस कर रही है, कोई नहीं कर रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। भारतवर्ष के जो मतदाता हैं चंद्रशेखर जी, वो बड़े स्वाभिमानी हैं। वो अगर कांग्रेस कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो जनता कहती है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा।
कांग्रेस के आदमी कहते हैं मोदी तू मर जा, भारत की जनता कहती है मोदी तू मत जा। तो ये सब हालात हैं। तो ये कांग्रेस जो 138 साल एक तो ये कौन नारे कौन लिखता है आपके भरत सिंह जी, ये भी सोचने वाली बात है। इस तरह के नारे कौन लिखता है? ये भरत सिंह जी बताएंगे। ये कांग्रेस को नुकसान देने वाले, बीजेपी को फायदा देने वाले। देखिए चंद्रशेखर जी जो भी व्यक्ति ये कहता है कि कब्र खुदने की बात करता है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भले वो भाजपा के मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, लेकिन मैं मानता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। और देश की प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी नेता हो इस तरह से ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। कम से कम उनको इतना भान होना चाहिए कि हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और इसका खंडन हमने भी किया है और हमारे नेता राहुल जी ने भी किया है, उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया है, जयराम रमेश ने भी कहा था। और देखिएगा जब वो कह रहे थे सुनिए, जब वो कह रहे थे तो आपको पता होगा कि रणजीत सुरजेवाला जी ने तुरंत उन्हें रोका, इस तरह से बेहुदा बातें मत कहिए, और उन्होंने तुरंत रुका। शायद वो विजुअल भी आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और पूरी देश दुनिया देखती है इस तरह से, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलिए। नहीं चंद्रशेखर जी, मैं तो चाहता हूँ कि भरत सिंह जी अगर कांग्रेस की बागडोर संभाल लें तो शायद 1-2 एमएलए की और वजाफा बढ़ सकता है। जब ये मलके खड़गे साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने चीज को गलत कहा, ये वही खड़गे है जो नरेंद्र मोदी को कहता रावण है। और इसके अब फिर तो सवरिया जी ये भी समझना पड़ेगा कि संसद में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, जर्सी काऊ कहते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। क्या ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या सवरिया जी देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी को कहे कि भाई गृह मंत्री जी ने कहा सोनिया गांधी जी के बारे में, एक महिला के बारे में क्या कहते हैं, जर्सी काऊ कहते हैं, कि शोभा देता है क्या देश के प्रधानमंत्री को? आनंद जी है क्या कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखे? राकेश जी सुना आपने? राकेश जी सुना? दरअसल नुकसान क्या है, बयान दोनों तरफ से अमर्यादित हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई एक तरफ से बहुत मर्यादा है, एक तरफ से पूरे बयान संस्कार से भरे हुए हैं, नहीं। लेकिन नुकसान कांग्रेस को ज्यादा हो रहा है, बार बार ये बात कह रहे हैं। हाँ, मैं उसी पर हूँ। देखिए मुद्दा कोई 50 लाख का गर्लफ्रेंड कहता है तो कोई खून का सौदागर कहता है, वो सबके तरफ से ये नहीं। देखिए आपको राजनीति में फर्क कहाँ है और राजनीति की क्रेडिबिलिटी में कहाँ अंतर है, आपको 2 बातें बता दें। उत्तर प्रदेश के सबसे पावन, मैं तो कहूंगा कि दुनिया के सबसे पावन पवित्र नगरी है काशी। भगवान त्रिशूल के मतलब भगवान शिव के त्रिशूल में बने, जिसको हम सब बनारस के नाम से जानते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में केंद्र का वीसी है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ का सरकार है। होली का कार्यक्रम वहां पर वीसी ने बंद करवा दिया। सत्य सनातन की पावन पवित्र धरती पर होली का उत्सव आप नहीं मना सकते। एक भी विपक्ष के नेता का जोरदार विरोध आपने सुना हो तो बताइए, आप चैनल के लोग हैं, आपके सभी जगह आदमी है। लेकिन यही राजस्थान में मुस्लिम परस्ती की गई थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी दल बल के साथ वहां पर चली गई थी कि आपने भगवा झंडा हमारा हटा दिया। एक झंडा हटाने पर हम सब मीडिया के लोग वहां पहुंच गए थे और चैनल पर पूरी पैनल बैठी कि ये ठीक नहीं है। वर्षों से आप आप एक झंडा को छेड़ देते हैं, वहां पर भाजपा जाते। देखिए मैं भाजपा को गलत नहीं कर रहा हूं, उसको जाना ही चाहिए। मैं कांग्रेस और विपक्ष को गलत कर रहा हूं कि होली जैसा पावन पवित्र त्योहार, सत्य सनातन का इतना मशहूर त्योहार को सरकारी स्तर पर बंद कराने का वीसी ने आदेश कर दिया। किसी विपक्ष के लोगों ने उसका काउंटर नहीं किया, एक शब्द नहीं किया। क्यों? उनको डर है। यही बात मैं आगे कहने वाला हूं। देखिए मोदी और मोदी के बाद की राजनीति का अंतर समझिए। जो मोदी की राजनीति है वो राष्ट्रवाद का लबादा लपेटे हुए है। उसके काम में राष्ट्रवाद, धर्म, ये सब प्रमुखता से है। पहला प्रधानमंत्री है जो टीका लगा करके सार्वजनिक मंचों पर अपीयरेंस देता है। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग हैं वो यह डरे रहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के धब्बे से मैं हट न जाऊं। कहीं मैं होली को मुद्दा बनाता हूं कि भाई होली के उत्सव को क्यों नहीं करने दिया, तो जो हमारी मुस्लिम परस्ती है उस पर कहीं दाग न लग जाए।
इसका एक ताजा उदाहरण देता हूँ। बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे फायर ब्रांड हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़ा अग्रणी चेहरा है भारतीय राजनीति में। राकेश जी, मैं जवाब आपका लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। राकेश जी, हाँ, मैं वही कह रहा था कि जो भारत में विपक्ष के लोग हैं वो मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। कोई आदमी, कोई राजनीतिक दल यह नहीं कहता कि मोदी अगर कोरोना काल में 5 किलो आटा हर गरीब को देंगे तो मैं 7 किलो आटा दूंगा। कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता कि मोदी ने डायरेक्ट फंड ट्रांसफर का जो सिस्टम लगाया है वो एकदम जीरो था, उसमें कहीं 1 रुपया का घोटाला नहीं है। मैं इससे भी बड़ा कोई योजना दूंगा। 5 लाख रुपया मोदी ने दिया है हर गरीब आदमी का इलाज के लिए, मैं 7 लाख रुपया दूंगा। इसकी राजनीति कोई करता ही नहीं। हर आदमी मोदी के जात पर, देखिए सबसे बड़ा अभी जैसे हमारे भरत भाई ने कहा कि मोदी झूला झुलाए तो ठीक। अरे भाई, मोदी वो दामोदर दास जी का बेटा नहीं झुलाया था, वो हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत का प्रधानमंत्री था, जिसका नैतिक धर्म है पड़ोसी राष्ट्र के राष्ट्र नेताओं को बुलाना, उनसे राब्ता करना, उनके साथ बायलैटरल वार्ता करना, टेबल टू टेबल बात करना, 1 to 1 बात करना और सामूहिक बात करना, अकेले में बात करना उसका काम है। उसका काम है कि पाकिस्तान अचानक जावे और वहां के आईएसआई के सर पे मुंड ले कि मैं तेरे धरती पर आ गया हूं, कुछ कर ले, और वो अपनी पड़ोसी राष्ट्र मिलाए। वो मोदी का काम है। वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और आरएसएस का मेंबर और दामोदर दास का बेटा नहीं गया था। तो जो मोदी झूला झूला रहा है वो राष्ट्रीय कर्तव्य है प्रधानमंत्री होने के नाते। आप उसको काउंटर करने के लोग कहेंगे बताओ यार, प्रधानमंत्री के बढ़िया काम का बुराई कर रहे हैं। यह जब तक विपक्ष नहीं करेगा, जब तक विपक्ष इस बात का क्लासेस नहीं लेगा या स्व अध्ययन नहीं करेगा कि देश का जनता किस मुद्दे के साथ है, तब तक आप मुद्दा विहीन राजनीति करेंगे और आप हाशिए पर जाते रहेंगे। राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस समय सीधे दिल्ली लिए चलते हैं आपको, जहां मनीष सिसोदिया की पेशी होनी। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। मनीष सिसोदिया को कुछ ही देर में राहुल जवन्नी कोर्ट में पेश किया जाएगा। राकेश जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े सुधार की आवश्यकता है कांग्रेस को? हाँ, राजनीति में बड़े सुधार की आवश्यकता है और सबसे पहले राजनीतिक दलों पर एक धारा लगाया जाए, एमेंडमेंट किया जाए पार्लियामेंट में कि आप सफेद झूठ नहीं दे। अभी आपके चैनल पर मनीष सिसोदिया वाला मामला दिखाया जा रहा है, वो शराब मंत्री के रूप में शराब घोटाले में पुलिस कस्टडी में है और सीबीआई उसको उठाई है। लेकिन एक भी केजरीवाल और गुर्गे या और लोग शराब और शराब मंत्री का नाम नहीं ले रहे। शिक्षा मंत्री से, अरे शिक्षा मामला भी बाद में उठेगा, उसमें भी गिरफ्तार होगा, क्योंकि वो मामला भी गिरफ्तारी योग है। लेकिन पूरा सफेद झूठ मामला शराबी के मामले में हुआ है। आप शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हो। अरे भाई, आप तो कांग्रेस का बताइए, कांग्रेस कैसे बचाव करेगी? वो तो कर लेंगे अपना। देखिए, कांग्रेस को बचाव में एक बात मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस परिवार मोतीलाल नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक पहली बार कोई आदमी सीधा संपर्क आम जन से बनाया हुआ है। मैं इस बात के लिए राहुल गांधी को बधाई दूंगा कि वो जमीन पर उतरे, पैदल आवे, लोगों से राब्ता किया, लोगों से मुलाकात। लेकिन हासिल क्या हुआ? दाढ़ी बढ़ा, राजनीतिक कद नहीं बढ़ा, राजनीतिक समझ नहीं बढ़ी। जैसे उनको इस बात का एहसास हुआ, लंदन जाकर बेचारे दाढ़ी कटवा दी। बोले यार इससे कोई फायदा नहीं हुआ, कटवा लो, ट्रिम होकर के आ गए। आप जनता के मुद्दों को जनता से मिल करके सॉल्व करेंगे। जनता से आमतौर पर कांग्रेस का जो नेतृत्व होता है वो गांधी परिवार के साथ है और गांधी परिवार के लोग आम आदमी से मिलते ही नहीं है, तो उनको पता नहीं आम आदमी की समस्या क्या है। अब भाई आप ये है ना, आज आपने ये बात कह दी राकेश जी, आप भी कम नहीं है। आज आपने कह दिया, आनंद संवारिया जी सुन रहे हैं, अब वो कहेंगे, ये कहीं ना कहीं फैला देंगे। जवाहरलाल नेहरू के कपड़े धुलने विदेश जाते थे, राहुल गांधी दाढ़ी कटवाने विदेश जाते हैं। नहीं, वो जाके कटवाए भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत से जब लंदन गए थे तो दाढ़ी का एयरपोर्ट पे स्पॉट हुए हैं, और लंदन से जब आपके चैनल पर दिखा रहा था दाढ़ी कटवाए हुआ है, तो मैं क्यों ना कहूँ, संवरिया जी क्यों नहीं कहे कि वो सिर्फ दाढ़ी कटवाने गए थे वहां पर। ये तो अगर जाते तो ही कटवा के जाते। भारत में नाई की कमी है क्या? भारत सिंह जी देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी गलतियां है ना,
या ये छोटे छोटे आपके स्टेप हैं, ये पूरा देखिए, इकट्ठे होके बाहर देखिए कर जो देते हैं लोग। खानदानी, देखिए जो राजा, ठीक देखिए कह रहे हैं खानदानी प्रभाकर जो साहब, राजा होता है, अगर उसने कपड़े को भेजा है तो इसमें कोई मतलब बुराई लग रही है क्या? एक चीज, दूसरी चीज, सिसोदिया की भ्रष्टाचार की बात तो आपने कर दिया, और पारदर्शिता वाली सरकार, शीशे जैसा चमकती हुई सरकार, इनमें कोई घोटालेबाज नहीं है सरकार, ये सारी चीज सवरिया जी की पार्टी तो बैठी हुई है। और कल ही इनके कर्नाटक के एक विधायक के यहाँ से 6 करोड़ रुपया जो है घर से मिलता है, 40 लाख रुपया उनका लड़का जो है घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। अच्छा, जिस डिपार्टमेंट के ये अध्यक्ष है वो साबुन की डिटर्जेंट टिकिया बनाती है। तो मुझे आज ये समझ में आया चंद्रशेखर जी कि इतने दूध के धुले कहाँ से हो रहे थे। वो जो साबुन की टिकिया के चेयरमैन थे ना, जो पाउडर बनाते थे, उसी में लगता है मुझे कि सारे देश के नेताओं को ले जाके ये वहां पे कर्नाटक में डाल के धुलवा के लेके आते थे। लेकिन क्या करें, कितना दिन तक छुपाते हैं। अरे भाई, तो एक आप कह रहे थे ईडी पकड़ती नहीं, सीबीआई पकड़ती नहीं, एक पकड़वा दिया ना अपना। अपने ना ईडी गई है, सुनिए, आप कह रहे थे पकड़वा नहीं रहे, पकड़वा तो दिया। नहीं, ईडी और सीबीआई, देखिए अब आपको इस पे भी आपत्ति है, आप तो बधाई दीजिए, अपने ऊपर भी कार्रवाई की आपने। बात ना वहाँ पे, पहली बात ना देश की ईडी गई है, मैं इसलिए आ रहा था तो आपने अभी जिक्र छेड़ दिया। ना ईडी गई है, ना सीबीआई गई है, और न देश का कोई गोदी मीडिया चैनल गया है अभी तक। यही मनुष्य सिसोदिया, जैसे आपने बताया, मनुष्य सिसोदिया को लेके आ रहे हैं या लेके जा रहे हैं, उसी तरह से अगर ये कांग्रेस का होता या किसी और पार्टी विपक्ष का होता तो दिन रात जो दिखाते कि 6 करोड़ रुपया मिला, 40 लाख नहीं, हमारे यहाँ तो खूब खबर चल चुकी है। अब जिसके यहाँ नहीं चली हो उसका भगवान जाने, हमारे यहाँ चल चुकी है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। तो आज है ना, ईडी और सीबीआई अब तक उसके घर को उठा के खंगाल के अंदर कर देती, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी क्या कहा गया पता है, इंक्वायरी चल रही है। अब सवाल पूछ लो, सही समय है। आनंद सवारिया जी जवाब देने के लिए बैठे, पूछ लो कहाँ से आया 6 करोड़, पूछ लो। नहीं हुई, इंक्वायरी आया है, वो 6 करोड़ कहाँ से आया बताएंगे। हाँ आनंद जी। जी चंद्रशेखर जी, मैं अभी परमार जी को सुन रहा था, पूरा क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी, पर मैं सुन रहा था कि वो कांग्रेस को सुझाव दे रहे थे कि विपक्ष को क्या क्या करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि सुझाव परमार साहब दे रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको सुनने को तैयार नहीं है। और वो बात जो कि बीजेपी के एमएलए के बेटे को अरेस्ट किया गया, उसको अच्छा नहीं मानते, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आपने पूछा कि कांग्रेस जो है अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, तो सचमुच में वो अग्नि परीक्षा से गुजर रही है और अपना एक एक हिस्सा जला रही है। जो जो इलेक्शन होता है वो अपने एक एक हिस्से को जला रही है। अब जो अभी परमार जी ने भी कहा, चंद्रशेखर भाई आपने पूछा मम्मी कहाँ है, तो ये बता रहे पापा आ रहे हैं, चले गए। कोई बड़ी बात नहीं कह दिया है। अरे भाई, पूछना चाह रहा उन्होंने हूं क्या कि क्या पूछा, आपने क्या बताया सवारिया जी? राहुल गांधी जी जो यहाँ पे टी शर्ट पहन के घूमते थे, वही तो बोल रहा हूँ कि आपने पूछा मम्मी कहाँ है, तो बोलते पापा आ रहे हैं। ये जो दोगली उनकी नीति है, जो जिस तरह के अभी आपने देखिए, पूरा G20 ने चाइना को कंडम किया है, लेकिन राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके आप सुन लीजिए, चाइना की आप सुन बड़ाई लीजिए, की है। तो आपको जवाब देना था। कर्नाटक वो कौन बीजेपी का जो विधायक है उसका बेटा कैसे पकड़ा गया है? जी मैं बता रहा हूँ ना कि वो कांग्रेस, जो हमारी सरकार में कोई भी बेईमान हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कोई भी हमारी अपनी पार्टी का, चाहे मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस की तो विपक्ष अभी तक बयान नहीं आया किसी भी नेता का आपके। 9 साल सरकार, अमित शाह जी का आया, न देश के प्रधानमंत्री का आया,
न कर्नाटक के मुख्यमंत्री का आया। अभी निकल के आएगा भाई, क्या पता वो येदियुरप्पा गुटका हो या क्या हो, सब निकल के आएगा अभी। हाँ, अभी ये ऐसे सही कहा, आपको तो कुछ सही पता कहा। रहता नहीं है, कुछ बोलते हैं नहीं आप, हमको अरे बोलना जी, पड़ता है, फिर ये लोग माफी कहते हैं। चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, ये पता नहीं था सही में चंद्रशेखर जी ये कौन से गुट का है, कमाल पहले करते हैं इसकी यार जांच होगी। आप। भरत सिंह जी कितना आपको समझाएं, आप बता ही नहीं पा रहे हैं भाई। अब वो तो निकल के आएगा येदियुरप्पा गुटका था कि किस गुटका था। अभी तो अब सही कहा आपने, अभी ये जांच होगी, पहले ईडी सीबीआई इसकी जांच करेगी किस गुट का है, किस गुट ये का है। येदियुरप्पा गुट का है कि दूसरे गुट का है। राकेश जी सही बताइए, गांधी या राहुल गांधी को ईडी बुला। राकेश जी नहीं, अब देखिए, बताइए ये, आप। जो कर्नाटक वाला मामला है, ये हंसने वाली बात नहीं है। सरकारी पार्टी के विधायक का अफसर बेटा है, उसको जरूर साजिश के तहत फंसाने का प्रयास है, क्योंकि अधिकारी है वो इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने ही बाप के राज में सार्वजनिक घूस लेने की हिमाकत करे। अरे राकेश भाई, घर से राकेश जी देखिए आप, राकेश जी, करोड़ मिला है, राकेश जी के घर से 2.5 करोड़ मिला है। राकेश जी ऐसे देखिए रफू होता नहीं है, आप करने की कोशिश करें भले से, नहीं, और आप पत्रकार हैं भाई। वो घूस लिया, वो भूल जाते हैं राकेश भाई, भूल जाते हैं कभी कभी कि भाई मुझे पत्रकार हूँ। प्लान करके घूस लेने का प्रयास देखिए, वो घूसखोर है, इससे नहीं संदेह है। वो बेईमान है, वो सस्पेंड होगा, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। अरे भाई 40 लाख नहीं, 40 लाख नहीं, 40 लाख नहीं, 4,000 रुपया लेने वाला भी उतना ही दोषी है जितना 400 रुपया लेने वाला भी उतना ही दोषी है। मैं उसके घूस लेने के बाद को सेल्टर नहीं करा, मैं कह रहा हूँ वो घूस लिया है और घूस लेने का अपराधी है। चूंकि सरकारी पार्टी का विधायक का बेटा, उसको कड़ा और बड़ा सजा मिले और सार्वजनिक घोषणा हो सजा का। आप तो कह रहे हैं साजिश में फंसाया गया है राकेश जी। ये भरत सिंह जी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे ही। आप जैसे लोगों को थोड़ा सा बीच बचाव सही से करवाना चाहिए। इनकी तो हिम्मत टूटी हुई है, इनकी तो चंद्रशेखर जी हिम्मत टूटी हुई है। कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं टूटी। अरे मैं आपको बताऊं आनंद जी, सुनिए सुनिए आनंद जी सुनिए, पता है क्या है, अरे बात सुनिए। दरअसल बात यह है कि आपके हौसले बुलंद इसीलिए हैं कि कांग्रेस की हिम्मत टूटी हुई है। अगर कांग्रेस की हिम्मत नहीं टूटी होती ना तो आपके हौसले इतने बुलंद नहीं होते। ये भी एक बड़ा विषय है। क्योंकि टूटेगी साहब, क्योंकि इनके पास ना कोई नीति है ना कोई नेता है। यही तो बात, ये चर्चा यही कर रहे हैं ना, चर्चा यही कर रहे हैं, एक परिवार चर्चा यही कर रहे हैं, परिवार को प्यार करते हैं, चर्चा यही कर रहे हैं भाई। देखिए चंद्रशेखर जी, हिम्मत टूटने का अगर आपको इजाजत हो, मैं छोटा सा बात बता दूं। आज अडानी ग्रुप पर बहुत बड़ा संकट है। अडानी अर्श से फर्श पर आता हुआ प्रतीत हो रहे हैं। सिंपल बयान के अलावा कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा प्रोटेस्ट आया हो तो बता दीजिए। क्यों? क्योंकि शरद पवार सबसे बड़े सेल्टर हैं अडानी के। आप सुनिए, राहुल गांधी सुनिए भाई, सुनिए राकेश जी, सबसे ज्यादा काम किया है वो। राकेश जी, कांग्रेस के एक बड़े नेता का बयान नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो व्यवस्था लागू की है, निर्णय दिया है चुनाव सुधार का, ये कब से करेंगे आप? ये नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। कोई लंदन में बोल रहा है, कोई कोपेनहेगन में बोल रहा है, कोई मैनचेस्टर में बोल रहा है, यही हो रहा है बस। ना मैं आपको क्या बोला, वो सब के सब राहुल गांधी को मुंह ताक रहे हैं कि राहुल गांधी बोले उसके बाद पीछे से हम बोलेंगे। यही कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है। भरत सिंह जी, लेने की इजाजत ही नहीं दी गई है। भरत सिंह जी बताइए, एक बयान कोई आया हो तो आप बताइए। देखिए ऐसा नहीं है कि राहुल जी कहेंगे। देखिए हमारे जयराम रमेश जी मीडिया प्रमुख प्रभारी हैं और वो समय समय पे हर चीज को बोलते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और जिस तरह से एक समिति गठित की, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और देखिएगा ये आगे चल के ये देश के भविष्य के लिए अच्छा है। जो आज खिलवाड़ हो रहा है वो सब देख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, हर बार तो जहां तक आप भी जानते हैं चंद्रशेखर भाई कि जब भी पार्टियों के बीच में विवाद हुआ है, चाहे कांग्रेस पार्टी में भी 2 बार विवाद हुआ था, सिंबल हमेशा सीज होता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो है जो दूसरा गुट था, सिंधे गुट है, उसको दे दिया धनुष बाण। तो ये पूरी तरह से दबाव में था और इसको देख के, इसको सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया
कि भाई ये कमेटी बननी चाहिए ताकि इनकी मनमानी न चले। ये तो ऐसा होगा तो देश में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। और इसका स्वागत मैं भी करता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी स्वागत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आनंद जी, चंद्रशेखर जी, इनसे ये भाजपा को बहुत बड़ा तमाचा है चंद्रशेखर जी। किसने बनाए? पहले एक इलेक्शन कमीशन होता था और वो इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता था। जब कांग्रेस के जो गलत डिसीजन होते थे उसके अगेंस्ट जब इलेक्शन कमीशन ने लेना शुरू किया तो कांग्रेस के रिजीम में 2 और चीफ कमिश्नर बनाए गए, 2 और इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए और कहा गया कि मेजोरिटी के साथ डिसीजन लेगा। तो कांग्रेस के पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है ये कहने का। 1989 में राजीव गांधी ने बनाए थे पेरिस्वामी के पर कतरने के लिए। केपीएस गिल और को साउथ इंडियन थे वो नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल। फिर नरसिम्हा राव ने किया, और यही काम 1991 में नरसिम्हा राव ने किया भाई। ये कांग्रेस के काम में हुआ है। केपीएस गिल साहब और टीएन शेषन साहब और 2 बार राममूर्ति, वो नाम भूल रहा हूँ मैं तीसरे वाले का, 3 सदस्य किया गया है चुनाव सुधार का कार्यक्रम। टीएन शेषन के बाद पता चला कि कोई इलेक्शन कमीशन नाम की संस्था है और वो देश में उसका कोई जगह है। उसके बाद उन्होंने इतना बढ़िया ऊंची लाइन खींच दी कि उस लाइन को मिटाते यहाँ तक आ गया कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन टीएन शेषन कहीं ना कहीं पहले राजीव गांधी की पसंद थे, ये भी आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको चंद्रशेखर जी एक छोटी सी बात, टीएन शेषन की वो दुर्गति मैंने देखा है। मेरे बलिया के सरदेव चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उनकी स्थिति मैं कहूंगा नहीं सार्वजनिक चैनल किस रूप में, मैं तो बाद में मुझे पता चला अच्छा ये कैबिनेट सेक्रेटरी है इस स्तर का। लेकिन वो आदमी जब चुनाव आयुक्त बना तो वो अपने सारे पाप धो दिया, अमर हो गया। उसके पहले वो चमचा अफसर के रूप में मशहूर थे। अफसर के रूप में बिल्कुल उनकी स्थिति वो थी जो लालू प्रसाद यादव ने पाठक जी को खैनी बनाने के लिए बोला था कि काहे खड़े हो, खैनी तो बनाओ। टीएन शेषन उससे भी आगे थे। लेकिन चुनाव आयुक्त होते हुए उन्होंने अपनी सारी पाप धो दी और चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को ऊंची मुकाम दे दिया। जिसको गिराते सुब्रमण्यम स्वामी भी राजीव गांधी के दोस्त थे तब, तो समझे। हाँ, तब राजीव गांधी के दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी थे। स्वामी भी, हाँ, वो भी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री थे उस समय, वो भी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री थे, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो। ठीक है ना। मैं सुब्रमण्यम स्वामी भी चंद्रशेखर जी के मंत्रिमंडल में थे, मैं जानता हूं। फिर ये सब मिला हुआ रहता है। लेकिन वर्तमान ये है कि कांग्रेस को नुकसान ज्यादा हो रहा है। उस समय बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ उतना, वो संभलती रही, गिरती रही, संभलती रही। अभी इतना संभल गई है कि नुकसान नहीं होने दे रही है। लेकिन भरत सिंह जी नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है। नहीं, सही बात है, नुकसान तो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसका जो है समय आ गया है कि नुकसान के भरपाई की जाए। और भरपाई अब शुरू भी हो चुकी है। अगर देखा जाए तो 3 जगह हम अभी चुनाव जीते हैं और जहां पे बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। अगर मैं मानता हूं कि देखिए गढ़ के साथ में आप एक समझिए, जहां पे कस्बा विधानसभा जो महाराष्ट्र की थी राकेश भाई, वहां पे उस घर का जो व्यक्ति मर गया था उसका सहानुभूति भी काम नहीं आया। जबकि हमेशा कहा गया है कि अगर कोई ऐसा इस तरह से चुनाव होता है तो एक सहानुभूति की लहर होती है और वो चुनाव जीत के आते हैं लोग। लेकिन वो भी होने के बाद आरएसएस, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के डीसीएम देवेंद्र फडणवीस जी, सभी लोगों ने वहां पे एकदम डेरा डाल दिया था। तन मन धन हर चीज वहां पे उन्होंने यूज किया। उसके बाद में भी हम वो सीट चुनाव जीत के लाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी इस सबसे त्रस्त हो चुकी है। कब तक आप जुमलों में और झूठों के सहारे देश की जनता को हिंदू से और मुस्लिम से लड़ा के या धर्म का चोला पहना के उड़ा के कितना दिन तक आप बहलाएंगे फुसलाएंगे। तो देश की जनता अब समझ गई है कि अब सबसे बड़ा चीज होता है पेट, और हमारा पेट अब हो गया है खाली। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन से पेट भरने वाला नहीं है, अगर इस पेट को कोई भर सकता है तो कांग्रेस पार्टी भर सकती है। और आने वाले वक्त में देखिएगा, अब 2024 के चुनाव में ये समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और उसके पहले आपको बता दूं कि बता रहे कि राहुल गांधी जी का जादू नहीं चला, राहुल जी का गांधी राकेश जी देख लीजिएगा।
कर्नाटक चुनाव आने दीजिए, कर्नाटक चुनाव में आपको समझ में आ जाएगा, आपको जो है मध्य प्रदेश को चुनाव में समझ में आ जाएगा, आपको छत्तीसगढ़ में चुनाव है जहां आप लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगी सरकार, राजस्थान में आप कह रहे हैं सरकार नहीं आ रही है। आप जहां जहां से पदयात्रा गई है वहां पे राहुल जी का जादू कैसा चलता है, कांग्रेस पार्टी का जादू कैसा चलता है, ये सामने आ जाएगा। और उसके बाद फिर से एक बार डिबेट में बैठेंगे कि हमारी कितने विधानसभा में सीटें बढ़ गई और भाजपा की कम हो गई, ये हम डिबेट करेंगे। और उन चिन्हों को कोई मिटा नहीं पाएगा जहां से पदयात्रा गई है, ये कह रहे हैं आप? वो मिटा ही नहीं सकता है। आज की तारीख में कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा नेता माइका लाल नहीं है जो 4000 किलोमीटर चल के दिखा दे। राहुल गांधी जी जो आप लोग कहते हैं, विपक्ष के जो सावरिया जी कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति क्या चलेगा, उन्होंने ये चल के लोगों से मिलके सड़कों पे ये दिखाया कि हमारे में क्या मादा है, कांग्रेस पार्टी में मादा क्या है और राहुल जी में मादा क्या है। ठीक है आनंद इनके जी। तो एक नेता 5 किलोमीटर तो क्या 5 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं सावरिया जी। आपके नेता कोई भी नेता, चाहे अमित शाह हो गए, चाहे स्मृति ईरानी हो गए, देश के प्रधानमंत्री की तो बात ही मत करिए, वो तो भाई जमीन पे उनका पैर तो रहता ही नहीं है। एक पैर जो है हवाई, एक पैर हवाई जहाज में रहता है और एक पैर नीचे रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता देख रही है कि आप कितने ढकोसले करते हो। यहाँ आपका नेता टी शर्ट पहन के घूमता था कि मैं ठंड से नहीं डरता। अरे उसी टी शर्ट पे 5 महीने तक आपने रिसर्च किया, पैसे से लेके कितने की टी शर्ट है उस पे रिसर्च किया, फिर ठंडी क्यों नहीं लगती है, गर्मी क्यों नहीं लगती है, इस पे रिसर्च किया। आप तो उस टी शर्ट में ही अटक गए। उसी टी शर्ट को ही लेके 5 साल तक आपके नेता जो है वो बौखलाए थे कि टी शर्ट में आखिर ऐसा है क्या। उस टी शर्ट में बहुत कुछ है, वो टी शर्ट 2024 में आपको दिखाएगी कि टी शर्ट में क्या क्या था और क्या क्या है। 2024 में हमने जो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, सावरिया जी 2024 में वो टी शर्ट आपको दिखाएगी कि टी शर्ट का कमाल क्या है। भारतीय जनता का जो बेइज्जती आप प्रदेशों में जाके करते हैं, अरे कम से कम अपने नाना की कंट्री का, आपके ननिहाल का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कहती है कि मोदी जैसा पॉपुलर आदमी कोई नहीं है, और आप उस आदमी को, उस प्राइम मिनिस्टर, इटली के प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर तो है मोदी जी, कहाँ मैं कह रहा हूँ कि नहीं पॉपुलर है भाई। 2000 अरे भाई पॉपुलर तो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, पॉपुलर तो होने चाहिए। ठीक है भाई, समय समाप्त हो रहा है। आनंद समारिया जी, भरत नहीं? सिंह जी और राकेश जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस की टूटी हुई हिम्मत ही शायद बीजेपी के बढ़े हुए हौसले हैं, जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से इसका आत्मविश्लेषण कर रही है कि और हिम्मत को कैसे तोड़ा जाए, और कांग्रेस खुद सबसे ज़्यादा नुकसान खुद को पहुंचा रही है। ऐसे में किसी का कोई इसमें भागीदारी नहीं है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस खुद कैसे खुद का हौसला बढ़ाएगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनवी न्यूज।